नमस्कार मित्रों, आप सबका एडवोकेट कपीश श्रीवास्तव के साथ आज की चर्चा में स्वागत है। आज का विषय जो है वो काफ़ी आप सब उससे पूर्व परिचित होंगे, बहुत अच्छी तरह से समझते भी होंगे, लेकिन फिर भी आज उस विषय को हमने चुना है क्योंकि कई बार कई ऐसे टॉपिक्स हैं जिन्हें हम जानते हैं, लेकिन अगर हम फिर से पढ़ते हैं तो कुछ उसमें नया सीख पाते हैं। तो आज का जो टॉपिक है टाइप्स ऑफ रिट, जिसको आप बहुत अच्छी तरह से जानते हैं, आर्टिकल 2 to 6 में आपने पढ़ा भी होगा कि हाई कोर्ट को और आर्टिकल 32 में सुप्रीम कोर्ट को डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिट जारी करने की शक्ति है। तो जहां तक हाई कोर्ट का प्रश्न है तो हाई कोर्ट में आर्टिकल 226 ये कहता है कि फॉर दी प्रोटेक्शन ऑफ फंडामेंटल राइट्स और एनी अदर राइट्स या एनी अदर पर्पजेस शब्द यूज हुआ है। तो आर्टिकल 226 में जहां तक आप जानते हैं कि रिट जारी करने की जो आदेश है ऑनरेबल हाई कोर्ट की, वो अगर ज्यूरिडिक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए, एरिया के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए, तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट से भी ज्यादा है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट केवल फंडामेंटल राइट्स के प्रोटेक्शन के लिए रिट जारी कर सकता है, जबकि हाई कोर्ट फंडामेंटल राइट्स और फॉर एनी अदर पर्पजेस के लिए रिट जारी कर सकता है। जैसा कि आप सब बहुत अच्छी तरह से जानते हैं कि रिट जो है सर्फ्यूरारी, मैंडमस, प्रोहिबिशन, को वारंटो इत्यादि हैं। और इसमें जो आज का जो टॉपिक हमने चुना है वो मैंडमस और सर्फ्यूरारी के बारे में चुना है। ये टॉपिक इसलिए भी इम्पोर्टेंट है कि जब भी आप रिट की ड्राफ्टिंग करेंगे तो ये दो रिट जो हैं हाई कोर्ट के लेवल पे सबसे ज्यादा इस्तेमाल होते हैं। सर्फ्यूरारी जब आप किसी ऑर्डर के क्वैसिंग की मांग करते हैं, किसी भी ट्रिब्यूनल के द्वारा या सबऑर्डिनेट कोर्ट के आदेश की क्वैसिंग आप जब मांगते हैं, किसी ऑर्डर को चैलेंज करते हैं या उसकी प्रोसीडिंग को चैलेंज करते हैं, तब आप सर्फ्यूरारी या उत्प्रेषण की रिट की याचिका करते हैं। और अगर किसी एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी के अगेंस्ट आप कोई मामला ले आते हैं जहां आप उसको कमांड करना चाहते हैं, उससे चाहते हैं ऑनरेबल हाई कोर्ट उसको कोई आदेश दे, तो आप मैंडमस में जाते हैं। तो जब आप रिट की ड्राफ्टिंग करते हैं तो इन दोनों रिटों को समझना बहुत आवश्यक है, क्योंकि इसी आधार पे आपके रिट की मेंटेनेबिलिटी भी टेस्ट की जाती है। और उसके बाद जब आप ऑनरेबल हाई कोर्ट में जाएंगे या सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे तो सबसे पहले पिटीशन में आपकी प्रेयर का पोर्शन देखा जाता है कि आपकी प्रेयर क्या है, आप क्या ऑनरेबल कोर्ट से आपकी याचना है। तो इन दोनों बिंदुओं को बहुत ध्यान से हमें देखना होगा, मेंटेनेबिलिटी ऑफ रिट और आपके प्रेयर को। इसलिए भी इन रिट्स को समझना बहुत आवश्यक है जो ऑनरेबल हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट जारी कर सकती हैं। तो सबसे पहले हम मैंडमस को देखेंगे। मैंडमस जो है एक तरह का कमांड है। मैंडमस का मतलब होता है टू ऑर्डर, कोई आदेश जारी करना या कमांड करना। ये कमांड एक व्यक्ति के लिए या पर्सन के लिए भी हो सकता है या पब्लिक अथॉरिटी के लिए भी हो सकता है। पब्लिक अथॉरिटी जहां पे गवर्नमेंट या पब्लिक कॉरपोरेशन हो सकती है। ये कमांड कोई कार्य करने या उस कार्य से विरत रहने के लिए, टू डू सर्टेन थिंग्स और टू एब्सटेन फ्रॉम डूइंग सर्टेन थिंग्स, दो स्थितियों में हो सकता है। दूसरी बात यह भी महत्वपूर्ण है कि ऐसे पर्सन को या पब्लिक अथॉरिटी को कोई पब्लिक ड्यूटी इंपोज होनी चाहिए या कोई स्टैट्यूटरी ड्यूटी इंपोज होनी चाहिए, यानी उसका विधिक कर्तव्य होना चाहिए कोई कार्य करने के लिए। तो इन परिस्थितियों में रिट ऑफ मैंडमस हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट जारी कर सकती हैं। इसमें फेल्योर टू परफॉर्म मैंडेटरी ड्यूटी होना चाहिए कि उस अधिकारी की या उस अथॉरिटी की एक स्टैट्यूटरी ऑब्लिगेशन होना चाहिए कोई कार्य करने का, और अगर वो कार्य ऐसा नहीं कर रहा है तो उस केस में आप मैंडमस की रिट में जा सकते हैं। तो अगर आप देखें कि इसके नेसेसरी इंग्रेडिएंट्स क्या हैं, क्या महत्वपूर्ण अवयव हैं जो पूरे होने पे परमादेश या मैंडमस की रिट में आप जा सकते हैं, तो सबसे पहले है कि पिटिशनर मस्ट हैव ए लीगल राइट, याची का एक विधिक कर्तव्य होना चाहिए। उसके बाद है रेस्पोंडेंट शुड हैव ए लीगल ड्यूटी, पिटिशनर का लीगल राइट होना चाहिए और रेस्पोंडेंट की एक लीगल ड्यूटी होनी चाहिए उसको परफॉर्म करने के लिए। तीसरा महत्वपूर्ण पॉइंट है कि कोई अदर अल्टरनेटिव रेमेडी आपको
उपलब्ध नहीं होने चाहिए। ये जो टर्म है अल्टरनेटिव रेमेडी, वो ऑनरेबल हाई कोर्ट में जब आप कोई रिट फाइल करते हैं तो ये बार बार आता है। अल्टरनेटिव रेमेडी का मतलब ये है कि जहां आपको किसी अन्य स्टैच्यूट या लेजिस्लेशन में आपको कोई अनुतोष पाने का अधिकार है, उस केस में आप पहले उस अथॉरिटी के पास जाएंगे, उस एक्ट के अकॉर्डिंगली जाएंगे, उसके बाद ही आप हाई कोर्ट आ सकते हैं। तो हाई कोर्ट आप जब जाते हो तो आप पैरा में भी मेंशन करते हो कि आई हैव नो अदर अल्टरनेटिव रेमेडी। ये आपको लिखना होता है कि आपको कहीं पे कोई अन्य अनुतोष या उपचार प्राप्त नहीं है और आखिरी उम्मीद जो है ऑनरेबल हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट है। तो ये भी आवश्यक है कि आपको कोई अल्टरनेटिव रेमेडी इस मामले में नहीं होना चाहिए। और चौथा जो आवश्यक पॉइंट है वो ये है कि डिमांड और रिफ्यूजल होना चाहिए। यानी पिटिशनर जो है उसने ऐसे प्राधिकारी के समक्ष, ऐसे अथॉरिटी के समक्ष अपनी बात रखी हो, अपनी एप्लीकेशन दी हो या रिप्रेजेंटेशन दिया हो और वो रिप्रेजेंटेशन उसने रिफ्यूज कर दिया हो या डिसमिस कर दिया हो। तो ये 4 नेसेसरी इंग्रेडिएंट्स हैं जिनको आप ध्यान में रखेंगे तभी आप रिट ऑफ मैंडेमस की मांग कर सकते हैं। दूसरी बात यह है कि किन परिस्थितियों में मैंडेमस की मांग आप नहीं कर सकते हैं। एक स्थिति ऐसी होती है जबकि पब्लिक अथॉरिटी की जो ड्यूटी है वो डिस्क्रिशनरी है। डिस्क्रिशनरी होने का मतलब यह है कि कई पब्लिक अथॉरिटीज की जो ड्यूटीज होती हैं उसमें कुछ एक्सेप्शंस भी होते हैं कि इन स्थितियों में वो कर सकता है या नहीं कर सकता है, या उसका विवेकीय अधिकार होता है, उसका डिस्क्रिशन होता है, वो अपने जुडिशियल माइंड का या एडमिनिस्ट्रेटिव माइंड का इस्तेमाल करके कोई कार्य करे या ना करे। तो ऐसी स्थिति को डिस्क्रिशनरी पावर कहते हैं। तो जहां पे उसका डिस्क्रिशनरी पावर है वहां पे रिट ऑफ मैंडेमस नहीं जारी होगा। रिट ऑफ मैंडेमस जारी होने के लिए यह आवश्यक है कि ऐसे अथॉरिटी की ऑब्लिगेटरी ड्यूटी हो, मैंडेटरी ड्यूटी हो। अगर ये डिस्क्रिशनरी है तो ये नहीं जारी होगा। दूसरी बात यह है कि प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन के अगेंस्ट रिट ऑफ मैंडेमस नहीं जारी होगा। आप जानते हैं कि रिट जो है, आप स्टेट की डिफिनीशन आर्टिकल 12 में देखेंगे कॉन्स्टिट्यूशन में, तो जो स्टेट की परिभाषा में आएगा उसी के अगेंस्ट आप रिट में जाते हो। तो रिट ऑफ मैंडेमस जो है प्राइवेट पर्सन या प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन के विरुद्ध नहीं आप मांग सकते हैं। इसी तरह से अगर कोई कॉन्ट्रैक्चुअल रिलेशन डेवलप हुआ है पिटिशनर और रेस्पोंडेंट में, तो इस तरह के कॉन्ट्रैक्चुअल ऑब्लिगेशन को पूरा करने के लिए भी आप रिट ऑफ मैंडेमस में नहीं जा सकते हैं। तो इस तरह से हमने देखा कि रिट ऑफ मैंडेमस क्या है। ऑनरेबल हाई कोर्ट में बहुत सारे मामले, जब किसी आप पब्लिक अथॉरिटीज के पास कोई रिप्रेजेंटेशन देते हो और वो नहीं डिसाइड करता है, तो आप ऑनरेबल हाई कोर्ट के समक्ष रिट में जाते हो और आप रिट में मैंडेमस की ही डिमांड करते हैं। तो बहुत सारी रिट जो है मैंडेमस की डिमांड के लिए ऑनरेबल हाई कोर्ट में फाइल होती हैं। इसलिए भी रिट ऑफ मैंडेमस को आपको समझना आवश्यक है। और रिट ऑफ मैंडेमस या सरसरारी दोनों ही, अगर आप कोई इंटरव्यू फेस कर रहे हैं, चाहे वो इंटरनल इंटरव्यू हो आपके एग्जामिनेशन का या आप किसी जॉब के लिए लीगल फील्ड में दे रहे हैं, तो टाइप्स ऑफ रिट और डिफरेंस बिटवीन रिट ऑफ मैंडेमस और सरसरारी ये बहुत कॉमन क्वेश्चन होते हैं, इसलिए भी इन्हें समझना बहुत आवश्यक है। उसके बाद आपको रिट की ड्राफ्टिंग में ये भी ध्यान में रखना है कि आप जिस अथॉरिटी को अपना रिप्रेजेंटेशन दे रहे हैं उसको डिसाइड कराने का, तो उस अथॉरिटी को आप पार्टी अवश्य बनाएंगे और अपनी प्रेयर में भी आप ध्यान रखेंगे कि स्पेसिफिक प्रेयर आपकी होनी चाहिए कि इस अथॉरिटी के पास हमारी ये एप्लीकेशन पेंडिंग है, ऑनरेबल कोर्ट में भी प्लीज टू डायरेक्ट सच अथॉरिटी टू डिसाइड सच रिप्रेजेंटेशन। तो ये क्लैरिटी अगर आपकी प्रेयर में है तो आपको रिट में रिलीफ मिलने में कोई दिक्कत नहीं होगी। दूसरी बात, अगर आप कोई पर्सनल एलिगेशन किसी व्यक्ति पर लगा रहे हैं तो उसको एज ए प्राइवेट पार्टी आप रिट में जरूर बनाएंगे। तो ये था रिट ऑफ मैंडेमस। उसके बाद रिट ऑफ सरसरारी जो उत्प्रेषण की रिट होती है उसके बारे में हम जानेंगे। तो उत्प्रेषण की रिट जो है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट यहाँ पे भी जारी कर सकती हैं, और यहाँ पे भी ऑनरेबल हाई कोर्ट का जुरिडिक्शन जो है वाइडर है। जो रिट ऑफ सरसरारी जारी होती है वो किसी सबऑर्डिनेट कोर्ट या इंफीरियर ट्राइब्यूनल्स
के अगेंस्ट जारी होती है। सबऑर्डिनेट कोर्ट में यदि आपका कोई केस पेंडिंग है या कोई प्रोसीडिंग चल रही है, ड्यूरिंग पेंडेंसी ऑफ दिस प्रोसीडिंग भी आप ऑनरेबल हाई कोर्ट में जा सकते हैं कि ये जुरिडिक्शनल एरर का कोई इशू लेके, तो ऑनरेबल हाई कोर्ट चाहे तो वहां से सेटिसाइड करके वो किसी दूसरे कॉम्पिटेंट कोर्ट को दे सकती है या किसी सुपीरियर कोर्ट को ऐसे मामले को भेज सकती है। दूसरी बात, अगर किसी सबऑर्डिनेट कोर्ट या ट्रिब्यूनल ने कोई आपके अगेंस्ट आदेश कर दिया है, फाइनल ऑर्डर जहां हो गया है, वहां भी रिट ऑफ सर्सरारी में आप जाते हैं और उसकी क्वेसिंग की आप प्रेयर करते हैं कि ऐसा आदेश जो है इलीगल है, इसलिए इसे सेटिसाइड कर दिया जाए। दूसरी बात यह है कि ये जो रिट ऑफ सर्सरारी या उत्प्रेषण की रिट है, इसको किसी भी वैलिडिटी ऑफ जुडिशियल एक्ट को देखने के लिए इशू किया जाता है। वैलिडिटी ऑफ जुडिशियल एक्ट आप जब देखेंगे तो उसमें कोई मिनिस्ट्रियल या एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क नहीं होगा, वो जुडिशियल एक्ट किसी ट्रिब्यूनल या सबऑर्डिनेट कोर्ट का होगा, यानी प्रशासनिक मामलों में आप उत्प्रेषण की रिट में नहीं जा सकते हैं। दूसरी बात यह है कि जुडिशियल एक्ट जो है अपने आप में क्वेसी जुडिशियल या अर्ध न्यायिक जो प्रक्रिया है उसको भी शामिल करता है। तो क्वेसी जुडिशियल या अर्ध न्यायिक प्रक्रिया क्या है, उसको अगर हम जानना चाहें तो आप देखेंगे कि एक जो है जुडिशियल प्रोसीडिंग है वो चल रही है, मान लीजिए सिविल जज जूनियर डिवीजन के यहाँ, तो वो एक जुडिशियल प्रोसीडिंग है। उसके अदरवाइज अगर कोई स्टैच्यूट, एज फॉर एग्जाम्पल जैसे रेरा का एक एक्ट बना और रेरा ने सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक स्टैच्यूट बना के एक अथॉरिटी बनाई रेरा की और उसको कुछ जुडिशियल पावर दे दिए, तो ऐसी स्थिति में इसको क्वेसी जुडिशियल बोला जाएगा या अर्ध न्यायिक बोला जाएगा। क्वेसी जुडिशियल या अर्ध न्यायिक न्यायालयों की आवश्यकता इसलिए हुई ताकि जो लीगल टेक्निकलिटीज थी उनसे याची को बचाया जा सके और कम समय में जस्टिस प्रोवाइड किया जा सके। इसमें भी ये आवश्यकता होगी कि आप जो है प्लेंटिफ या कोई भी याची पिटिशनर अपनी बात रखता है और दूसरा व्यक्ति उसको डिनाई करता है, तब आप उस किसी अथॉरिटी के पास जाते हैं और वो अथॉरिटी अगर कुछ डिसाइड करता है तो वो डिसीजन क्वेसी जुडिशियल या अर्ध न्यायिक निर्णय कहा जाएगा। इसमें जो प्रोसीजर होता है वो एविडेंस और प्रोसीजर के जो स्ट्रिक्ट रूल्स हैं वो नहीं फॉलो किए जाते हैं। इसकी प्रक्रिया को सरल रखा गया है ताकि मामलों का जो है निस्तारण शीघ्र हो सके। तो हमने देखा कि जो उत्प्रेषण की रिट है वो जुडिशियल एक्ट के को चेक करने के लिए या अर्ध न्यायिक कोई निर्णय है उसकी वैलिडिटी को चेक करने के लिए जारी किए जा सकते हैं। उसके बाद हम देखें कि ग्राउंड्स क्या है, किन किन आधारों पे उत्प्रेषण की याचिका या रिट जो है जारी किया जा सकता है। तो सबसे पहला है वांट और एक्सेस ऑफ जुरिडिक्शन, जिसको हम कहते हैं जुरिडिक्शनल एरर, जहां किसी सबऑर्डिनेट कोर्ट ने या किसी ट्रिब्यूनल ने अपने जो उसमें निहित क्षेत्राधिकार हैं, जो जुरिडिक्शन है, उससे बाहर जाके या उस जुरिडिक्शन का मिसयूज करके कोई ऑर्डर कर दिया है, तो उस केस में आप उत्प्रेषण के रिट में जा सकते हैं। ऑनरेबल हाई कोर्ट से आप प्रार्थना कर सकते हैं। दूसरा है एरर ऑफ लॉ एपरेंट ऑन द फेस ऑफ रिकॉर्ड। एपरेंट ऑन द फेस ऑफ रिकॉर्ड जो ये टर्म है, आपने सीपीसी में भी इसको सुना होगा। दो चीजें हैं, एरर ऑफ लॉ, एरर ऑफ लॉ होना चाहिए, विधि की कोई त्रुटि होनी चाहिए, एरर ऑफ फैक्ट नहीं होना चाहिए। और दूसरा क्या है, एपरेंट ऑन द फेस ऑफ रिकॉर्ड। एपरेंट ऑन द फेस ऑफ रिकॉर्ड का मतलब ये है कि प्राइमा फेसाई ही कोर्ट उसको समझ ले कि इसमें ये गलती हुई है। उसको एस्टैब्लिश करने के लिए आपको कोई आर्गुमेंट न करना पड़े, कोई एविडेंस न रखना पड़े, तो ऐसा जो एरर है एपरेंट ऑन द फेस ऑफ रिकॉर्ड कहा जाएगा। दूसरी बात यह है कि एरर ऑफ लॉ है, क्योंकि कोर्ट ऑनरेबल हाई कोर्ट जब रिट ऑफ सर्सरारी जारी करती है तो उस समय कोर्ट ऑफ सुपरविजन की तरह वो एक सुपरवाइजरी जुरिडिक्शन में काम करती है। तो ऐसी स्थिति में वो एपेलेट जुरिडिक्शन में काम नहीं कर सकती है, इसलिए वो एरर ऑफ फैक्ट को नहीं चेक करेगी, वो केवल एरर ऑफ लॉ को चेक करेगी। तो और तीसरा जो महत्वपूर्ण इशू है, ब्रीच ऑफ प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस। नैसर्गिक न्याय के सिद्धांतों की अगर कोई अवहेलना हुई है, उस केस में भी
उत्प्रेषण की रिट जो है जारी कर सकता है ऑनरेबल हाई कोर्ट। जैसे कि नेचुरल रूल ऑफ जस्टिस आप जानते हैं कि सुनवाई का अधिकार है, निष्पक्षता का, कोर्ट के निष्पक्षता की प्रिजम्पशन है। तो ऐसा अगर कोई इशू उठता है तो उन केसेस में भी उत्प्रेषण की जो रिट है ऑनरेबल हाई कोर्ट जारी कर सकता है और ऐसे किसी ऑर्डर को, जुडिशियल या क्वेसी जुडिशियल ऑर्डर को सेट असाइड कर सकता है या उस प्रोसीडिंग को जहां की पेंडिंग है किसी अन्य कोर्ट के समक्ष भेज सकता है। तो आज हमने ये चर्चा की परमादेश और उत्प्रेषण के रिट के बारे में, जो कि ऑनरेबल हाई कोर्ट की वर्किंग में बहुत महत्वपूर्ण होता है, रिट की ड्राफ्टिंग में भी बहुत महत्वपूर्ण होता है। इसलिए जो भी प्रोविजंस हैं, जो भी आर्टिकल हैं जिनको आप बहुत अच्छी तरह से भी जानते हैं, अगर आप दोबारा पढ़िए आर्टिकल 226 को, अगर कभी मौका मिले तो पढ़ लीजिए, या कोई भी रेलेवेंट प्रोविजन ऑफ लॉ, तो आप उसमें से कुछ नया सीखेंगे। तो आज के लिए इतना ही। अगले चर्चा में हम कुछ नया लेके आएंगे। अगर आपने मुझे सब्सक्राइब नहीं किया है तो काइंडली सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।